नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 16 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है, ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि आप इसको खुद कीजिए। अगर आप खुद करते हो तो खुद का आंकलन कर पाओगे, मूल्यांकन कर पाओगे कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, कितने जाना। अगर आप खुद करते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते, कहीं पे किंतु परंतु बट है, तो भी एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है। जितने रॉन्ग होते हैं होने दो। उसके बाद अपने आंसर्स को, अपने जो सॉल्यूशन है उसको आप इस वीडियो के साथ मैच कर सकते हो, टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आंकलन कार्यपत्रक संख्या 7 को। ये जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 है, इसमें सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया गया। कौन से पार्ट से? ये ल्हासा की ओर पार्ट से दिया गया। हमें इसको पढ़ना है और इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के आसान से प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो तिब्बत की यात्रा पर निकले। ल्हासा जो तिब्बत की राजधानी है उसकी यात्रा पर निकले। तो जो कुछ भी उनके अनुभव है वो सारे अनुभव उन्होंने इस पाठ में हमारे साथ साझा किए। तो वह यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा रास्ता प्रमुख है और उस रास्ते पर क्या कुछ वो खास देखते हैं। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन से रास्ते की बात करें? जिस रास्ते से होकर के लेखक है वो तिब्बत पहुंचते हैं, कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। और फ्री क्लिंगपो का जो रास्ता था जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सभी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी ये जो रास्ता है, जो जिस रास्ते से लेखक तिब्बत जा रहा है, ये रास्ता पहले और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब वहां पे एक और रास्ता खुल गया, वो है फ्री क्लिंगपो का रास्ता। जब तक वो रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं बल्कि हमारे देश की, भारत की जितनी भी चीजें थी, यानी जो व्यापार था तिब्बत के साथ, वो इसी रास्ते से हुआ करता था। ये जो रास्ता था ये व्यापारिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। अब लेखक को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती, यानी कभी रहा करती थी, अब नहीं रहती है। ठीक, तो क्या बने हुए रास्ते पर? यहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई, किले बने हुए जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी। इसीलिए लेखक को लगता है कि ये सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं था बल्कि सैनिक रास्ता भी था। आज बहुत से फौजी मकान उनमें से गिर चुके हैं, क्योंकि रहा करते थी, अब नहीं रहते हैं। ओके, तो उनमें से बहुत से फौजी मकान हैं वो अब गिर चुके हैं। और दुर्ग जो बने हुए, किले जो बने हुए, ठीक, जो किले बने हुए या दुर्ग बने हुए, तो उनमें के किसी भाग में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया, अपना बसेरा जमा लिया। ओके, और वही भाग कुछ आबाद दिखाई देता है, मतलब बसा हुआ दिखाई देता है। बाकी क्या है? उजाड़ है, निर्जन है, कोई नहीं रहता वहां पर, खाली पड़े हैं, खंडर पड़े हैं। ठीक, ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त होता है त्यागा हुआ। परि जमा में त्यक्त, दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है एक तो चारों ओर से, और एक परि का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। त्यक्त मतलब त्यागा हुआ। ऐसे एक त्यागा हुआ चीनी किला है, वहां पर वो ठहरते हैं। किसके लिए ठहरते हैं? वो वहां पर ठहरते हैं चाय पीने के लिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए लेखक बताते हैं कि बहुत सारे आराम की चीजें भी और बहुत सारी तकलीफें भी है। आराम की बात क्या है? कि वहां पर जाति पात, छुआछूत, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और वहाँ की जो औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती। जैसे कि भारत में पर्दा प्रथा पहले ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अब भी है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा कि वहाँ पर बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग हैं वो चोरी के डर से घर के अंदर नहीं जाने देते। भीतर मतलब अंदर जाना, भीतर नहीं जाने देते। नहीं तो आप उनके घर के बिल्कुल अंदर भी जा सकते हो, यानी कि भिखमंगों को छोड़ दिया जाए जो निम्न श्रेणी के, बाकी आप घर के अंदर तक जा सकते हो। यानी वहाँ पर जो लोग हैं उनमें सम्मान भाव बहुत ज़्यादा है। लोगों का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उनसे मिलनसार लोग हैं, खूब खुल करके उनके साथ मिलते हैं, आव भगत करते हैं। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के इस आंकलन वर्कशीट नंबर 7 के प्रश्न। चलिए इनको हल करते हैं एक एक करके। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्न श्रेणी के जो विकलांग नहीं, यहाँ पे भिखमंगे है। निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे, भिखमंगे आना चाहिए। निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे उनको तिब्बत के लोग घर में क्यों नहीं आने देते, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला है लूट के डर से, दूसरा चोरी के डर से, तीसरा डकैती के डर से, और चौथा है भव्या के डर से। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। चोरी के डर से जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं उनको तिब्बत के लोग घर में नहीं घुसने देते। तो पहले में आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, चोरी के डर से। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि फौजी चौकियों और किलों में पहले कौन रहा करती थी? पहला नेपाली पलटन, दूसरा तिब्बती पलटन, तीसरा विकल्प दिया गया चीनी पलटन, चौथा हिंदुस्तानी पलटन। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, चीनी पलटन रहा करती थी। ठीक,
तीसरे प्रश्न को देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया, किसानों ने कहाँ अपना बसेरा बना लिया? पहला विकल्प है पर्वत पर, दूसरा रास्ते में, तीसरा ऊंचाई पर, चौथा दुर्ग में। करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, दुर्ग में। ठीक, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद चौथे को देखिए, चौथा जो आपका प्रश्न है, परित्यक्त किला किसका था? पहला विकल्प है चीनियों का, दूसरा ये तिब्बतियों का था, तीसरा ये नेपालियों का था, चौथा ये हिंदुस्तानियों का था। करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, चीनियों का था। ठीक, पांचवें प्रश्न को देखिए, बाहर शब्द है उसका विलोम क्या होगा? विलोम समझते हो ना, जो विपरीत शब्द है। तो इसमें पहला विकल्प दिए गए ऊपर, दूसरा बगल, तीसरा भीतर, चौथा नीचे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, भीतर। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, इनके आंसर्स को मैं टैली करवा देता हूँ, मैच करवा देता हूँ अगर आपने नोट नहीं किए तो। पहला जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर बी रहेगा, चोरी के डर से। दूसरा जो है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, चीनी पलटन। तीसरा जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, दुर्ग में। ओके, चौथा जो आपका प्रश्न है उसमें आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, चीनियों का परित्यक्त किला था। पांचवा जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, बाहर का विलोम शब्द होगा भीतर। ओके, ये पहले 5 प्रश्न हो गए। अब हम नेक्स्ट जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं उनको भी हमें पढ़ना, समझना और सॉल्व करना है। छठा हमारा प्रश्न है, परित्यक्त जो शब्द है इसमें उपसर्ग और मूल शब्द है वो अलग अलग क्या होंगे, ये हमें बताना है। जो हमारे उपसर्ग होते हैं एक प्रत्यय होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो मूंछ की तरह होते हैं, आगे लगते हैं किसी भी शब्द के, और आगे जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसका एक नया अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो क्लियर होगी कि आगे वाला शब्द है वो उपसर्ग होगा और बाकी मूल शब्द होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला प्री जमा में त्यक्त, दूसरा पर जमा में इत्यक्त, तीसरा पै जमा में रियक्त और चौथा दिया गया परित जमा में कथ। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा, सही विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, परि जमा में त्यक्त। परि का अर्थ होता है, वैसे चारों ओर होता है लेकिन यहाँ पे परि का अर्थ है पूर्ण, पूर्ण रूप से त्यक्त होता है त्यागा हुआ। ठीक, तो परित्यक्त में परि उपसर्ग है और त्यक्त है वो आपका मूल शब्द है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड जो 7th आपका प्रश्न है उसको देखिए, व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन से हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ओके, इसमें बताना है मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें व्यापार जमा में रिक हो गया, दूसरा विकल्प है व्यय जमा में पारिक है, तीसरा विकल्प जो दिया गया व्यापारी मूल शब्द और कै इसमें प्रत्यय है, चौथा विकल्प दिया गया व्यापार जमा में इक। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, व्यापार जमा में इक से बना है आपका व्यापारिक। ओके, 8वां आपका प्रश्न है, रास्ता जो शब्द है उसका समान अर्थी शब्द कौन सा होगा? पहला मोड़, दूसरा मार्ग, तीसरा तिराहा, चौथा चौराहा। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, रास्ता को हम मार्ग भी कह सकते हैं ना, तो ये आपका समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। 9वें प्रश्न को देखिए, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुन करके लिखना। ठीक, इसमें दिया गया पलटन, आबाद, फौजी, दुर्ग। ओके, फौजी जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, आबाद है ये उर्दू से आया है, पलटन है ये जो शब्द है ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, इसमें जो दुर्ग है ये तत्सम भाषा का शब्द है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया गृह या फिर भवन है, शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है ये हमें बताना है। तो इसमें है घर, दूसरा बाहर, तीसरा द्वार, चौथा कार्यालय। तो इसमें सही विकल्प रहेगा घर, यानी कि जो गृह भवन है वो घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक। छठा जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, परि जमा में त्यक्त। 7वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, व्यापार जमा में इक। 8वां जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर बी रहेगा, यानी कि मार्ग है वो रास्ते का पर्यायवाची है। 9वां जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, दुर्ग ये तत्सम शब्द है यहाँ पर। और 10वां प्रश्न है उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, गृह या भवन है ये घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये थी हमारी आज की आसान सी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।